28 साल बाद ग्लेशियर से नौजवान की सही सलामत लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक अलाई का रिहायशी नसीरुद्दीन जून 1997 में सुपट वैली से वापसी पर लेदे वैली में गुम हो गया था। जीप में मौजूद शनाख्ती कार्ड भी सही सलामत मिला है। कोहिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आता है कि 28 साल बाद एक ऐसी लाश मिलती है जो कि 28 साल पहले बर्फ में दब गई थी और बिल्कुल सही सलामत वो लाश सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। इसके अंदर जो बंदा दब जाए, ज़ाहिर है माइनस टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी वही, आपके बाल ने नहीं बढ़ना, नाखन ने नहीं बढ़ना, आपने उसी तरह ही रहना है, भावें आप 200 साल भी बीच में रहो, लेकिन जैसे ग्लेशियर पिघलेगा आपने वापस आना है। अब मैं नागा पार्क की बेस कैंप की अगर मैं बात करूँ ना, जिसका रायकोट फेस है, बेस कैंप पे आप जाते हो, वहाँ पे एक कब्र बनी हुई है। अच्छा, कब्र के अलावा जो जो वहाँ पे फोत हुए हैं उनके शेप्स मुजस्मे से बना के, लोहे से, पत्थर से, वहाँ पे सारे, ज़्यादातर आपको पता है ये जो फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेज़ जिनको हम गोरा बोलते हैं, गोरा वहाँ पे जाता है, पाकिस्तानी तो कम जाते हैं। अब इन गोरों ने ना वहाँ पे शेप्स बना के रखी हुई हैं। मुझे ये बताएं कि इंसान नेचर के खिलाफ क्यों जाता है जब पता भी है कि यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, फिर क्यों उधर चढ़ने की कोशिश? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माउंट एवरेस्ट है ना, उसकी हाइट कम हो गई है, बर्फ ऊपर से नीचे गिर गई है। अच्छा, अब अगर उसकी दोबारा मेजरमेंट होगी तो हो सकता है K2 जो है वो फर्स्ट नंबर पे चली जाए। आप पहाड़ी इलाके में जाओ, गर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। और अभी तो वहाँ पे, अब आप नारायण में AC लगने लग गए हैं, मानते हैं इस बात को? नारायण के अंदर होटलों में AC लगने लग गए हैं, हालांकि कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ, ठंड से मर जाते थे हम लोग तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिन लोगों को शौक होता है ट्रैवल, बर्फ में ट्रैवल करने का, तो वो फिर कौन कौन सी जो है ना वो प्रिकॉशन इस्तेमाल करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक है और आप देख रहे हैं ज़ेब TV। कोहिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आता है कि 28 साल बाद एक ऐसी लाश मिलती है जो कि 28 साल पहले बर्फ़ में दब गई थी और बिल्कुल सही सलामत वो लाश सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं और लोग फिर ये कहते हैं, जी हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिल्कुल हार चुकी है और नेचर जीत चुकी है। इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा उस्मान साहब से। उस्मान साहब जो है वो ग्लेशियर्स को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करते हैं और इसके अलावा ये माउंटेनियर भी हैं। मैं इनसे मुकम्मल डिटेल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज आपको कैसा लगा कि जो है वो जो नेचर है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको पीछे छोड़ गई है? अच्छा, ऐसा होता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग भी की है और रॉक क्लाइंबिंग भी हम लोग करते थे, आइस क्लाइंबिंग भी हम लोग किए हैं। बात सारी ये है कि ये इस बच्चे के ऊपर ग्लेशियर गिरा था आज से तकरीबन 28 साल पहले, बहुत पुराना वाक़या। अब इसके ऊपर ग्लेशियर गिरा, उस टाइम पे उसको ढूंढा गया, ये बच्चा नहीं मिला। फिर करते करते अब चूँकि क्लाइमेट चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम पे आपको पता है कि सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड चल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जिस जगह पे ये गिरा था, अब वहाँ से बर्फ़ हटनी स्टार्ट हुई है। 28 साल वहाँ से बर्फ़ नहीं हटी। 28 साल बाद जाके वहाँ से ग्लेशियर पिघला है और ये आपको पता है ये ग्लेशियर सालों लग जाते हैं एक जगह पे इकट्ठा होने पे। तो कितना पुराना ये ग्लेशियर होगा, ये वहाँ से पिघला है तो उसके बाद ये बच्चा सामने आया है। उस टाइम इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम। नहीं, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से 5-6 साल पहले बात करें, उस्मान तारिक थे, बड़े अच्छे क्लाइंबर हैं, उनके साथ इमरान जुनेदी थे, ज़ीशान थे। अब वो सरवाली पीक समिट करते हुए गायब हो गए थे। उनके बारे में ये कहा जा रहा था शायद उनको हवा बहा के ले गई है, और या फिर वो इंडिया वाली साइड पे चले गए, दूसरी साइड पे इंडिया था, या फिर उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। फिर उनकी अगले साल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिस साल वो गुम गए थे उस साल भी हुआ, नहीं मिले। ये चाइना के साथ एक एक्सपीडिशन चल रहा था पाकिस्तान का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर भी उनके भाई ने कोशिश की, प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन पिछले साल जाके वो मिल गए, उनकी जो बाकियात थी वो सारी मिल गई हैं। अच्छा। उनके ऊपर भी इसी तरह ग्लेशियर गिर गया था। ये जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर जो बंदा दब जाए, ज़ाहिर है माइनस टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी वही, आपके बाल ने नहीं बढ़ना, नाखन ने नहीं बढ़ना, आपने उसी तरह ही रहना है, भावें आप 200 साल भी बीच में रहो, लेकिन जैसे ग्लेशियर पिघलेगा आपने वापस आना है और उस दौरान फिर आप मिल सकते हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 28 साल के बाद
एक सर आप ये तो बच्चा 28 साल है, कितने ऐसे पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा बाकी छोड़ दे, पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी पीक्स हैं जिसके अंदर हज़ारों लोग दफन हैं। मैं यहाँ पे कोट करूँगा नांगा पर्वत को। मैं इसलिए नांगा पर्वत की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब K2 तो बेस कैम्प नहीं जा सकते आप, है ना, उसके लिए तो आपको 15-16 दिन चलना पड़ता है, या तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, नहीं तो फिर आप गिलगित से स्कर्दू से आगे आप तकरीबन आपको 15-16 दिन लग जाते हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर आप इजीली जा सकते हो। और नांगा पर्वत की मैं आपको बात करूं, इसको किलर माउंटेन बोलते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो नांगा पर्वत पे हुई हैं। अब मैं नांगा पर्वत की बेस कैंप की अगर मैं बात करूं ना, जिसका रायकोट फेस है, बेस कैंप पे आप जाते हो, वहाँ पे कब्र बनी हुई है। अच्छा, कब्र के अलावा जो वहाँ पे फोत हुए हैं उनके शेप्स मुजस्मे से बना के, लोहे से, पत्थर से, वहाँ पे सारे ज़्यादातर आपको पता है ये जो फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेज़ जिनको हम गोरा बोलते हैं, गोरा वहाँ पे जाता है, पाकिस्तानी तो कम जाते हैं। अब इन गोरों ने वहाँ पे शेप्स बना के रखी हुई हैं। ये जो फेरी मेडोज़ वाला रास्ता नहीं है, आप यहाँ से जाते हो रायकोट ब्रिज, रायकोट ब्रिज से फिर आगे आप जाते हो तातू विलेज तक जीप्स पे, फिर वहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है फेरी मेडोज़ का। फेरी मेडोज़ के बाद आगे जाते हो, वहाँ से आपको बड़ा अच्छा एक व्यू पॉइंट मिलता है जहाँ से आपको ग्लेशियर की पूरी लाइन नज़र आती है। वहाँ से आगे बेस कैंप है, बेस कैंप पे आप जाते हो, बेस कैंप पे जाके आपको वहाँ पे ये कब्र भी मिलेगी, और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे फोत हुए हैं उनके नाम मिलेंगे, उनके मुजस्मे मिलेंगे, सारा कुछ आपको मिलेगा। मुझे ये बताएं कि इंसान नेचर के खिलाफ क्यों जाता है, जब पता भी है कि यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, फिर क्यों उधर चढ़ने की कोशिश करते हैं? शौक है ना। ये जो गाड़ियों की रेसिंग होती है, रेस क्यों करते हैं, मोटर बाइक की रेस क्यों करते हैं? शौक है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा आपने मरना ही मरना है। जब इंसान जाता है, समट करता है, ऐसे ऐसे माउंटेनियर हैं कि 10-10 पीक समट करके 11वीं में उनकी डेथ होगी। ठीक है, अब बात ये जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वो भी तो रिस्क है, रिस्क तो हर तरफ है। अब ये एक ऐसा नशा है, ये ऐसा चस्का है कि जो एक दफ़ा कर ले उसने दोबारा ज़रूर जाना है। जिसको पहाड़ों का नशा लग जाए वो पहाड़ों के अलावा नहीं रह सकता। और वहाँ पे ज़ाहिर है इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है, आपका इक्विपमेंट होता है, हार्नेसेस होती हैं, गेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंबिंग की पूरी ट्रेनिंग लेती है, पूरा ये 5-5 साल ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद जाके उसकी अटैम्प्ट ली जाती है। ये इस तरह नहीं होता कि आप जाके अटैम्प्ट लो। अच्छा। फिर उसके बाद पहाड़ी इलाकों में देखें, ये तो लोकल बच्चा था, ये लोकल वो बच्चा था जो इन रस्तों का आदी था। कोस्तान के बारे में बताता चलो, जब 2008 में ज़लज़ला आया ना, तो तब हर तरफ तबाही होगी। इस्लामाबाद में मारगला टावर गिर गया, बालाकोट सफ़ास्ती से मट गया, मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी तबाही हुई, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही अफेक्ट हुआ था। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि कोस्तान के अंदर इतनी बड़ी तबाही होगी। कोस्तान के लोग इतने सख्त लोग हैं, ये लोग पत्थरों से घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं। कोस्तान है, अलई है, इस एरिया के लोग बड़े सख्त पहाड़ों पर रहते हैं। जब ऊपर से जहाज़ गुजरे, हेलीकॉप्टर गुजरे, उन्हें नीचे ना कुछ आबादी नज़र आई, क्योंकि ये लोग सारे निकल के बाहर बैठ गए। अच्छा। ये पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, कोस्तान का एरिया पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है। वहाँ से जब उन्होंने देखा इस चीज़ को, तो उन्हें पता चला कि पहाड़ों के ऊपर भी तबाही हो चुकी है। नीचे तो चले सबको पता था कि क्या हुआ है, ऊपर किसी को नहीं पता था। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चीज़ें की, फिर इन लोगों को उतारा गया, नीचे लाया गया, एक पूरा सिलसिला चला। अब ये इतना पसमानदा इलाका है कि मैं इसके बारे में आपको बोलूँ कि अभी तो बेहतर हो गया है, लेकिन ये लोग ना बग़ैर चप्पलों के सफ़र करते थे। इनको कुछ भी नहीं होता, इनके पाँव इतने सख्त। और अगर मैं उनको खुराक की बात करूं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बहुत सख्त जान लोग हैं, जिस तरह के वहाँ के पहाड़ सख्त हैं, ये लोग भी सख्त हैं, बहुत सख्त लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर वैसे का वैसे ही मिला है। उनके आबा व अजदाद कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क नहीं आया। वो उसकी देखें, ये तो 28 साल था, मैंने कहा 200 साल भी वो फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है ये देखें ना, -60, -80, -200। आप सोच सकते हैं इस बात को। ये वो इतना टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे ना मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ना स्लीपिंग बैग ऐसा होगा। तो वहाँ फिर ये टेम्परेचर इतना माइनस में कि जब गर्मी होती है, धूप पड़ती है, फिर भी ग्लेशियर नहीं पिघलता। ये तो क्लाइमेट चेंज हुआ ना। क्लाइमेट जब चेंज हुआ, अब सुनने में यह है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माउंट एवरेस्ट है ना, उसकी हाइट कम हो गई है, बर्फ ऊपर से नीचे गिर गई है। अच्छा। अब अगर उसकी दोबारा मेजरमेंट होगी तो हो सकता है K2 जो है वो फर्स्ट नंबर पे चली जाए। ये देखिए क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, जगह जगह ये बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर गिर रहे हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। गर्मी ज़्यादा हो गई है। पहले होता था कि आप पहाड़ी इलाके में जाओ, गर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। और अभी तो वहाँ पे अब आप नारायण में एसी लगने लग गए हैं। मानते हैं इस बात को?
नारायण के अंदर होटलों में एसी लगने लग गए हैं। हालांकि कभी नहीं हुआ था। सर कभी नहीं हुआ, ठंड से मर जाते थे हम लोग। तो नारायण जब भी हम पहले जाते थे ख्वार होते थे। ये तो अभी सहूलतें बन गई, कंस्ट्रक्शन होगी, बट्टाकुंडी बन गया, बड़वई बन गया, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, सिग्नल आ गए। तब तो पहले तो कुछ था ही नहीं। अब चूंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नारायण के अंदर एसी की तो बनती है, सवाल ही बट पैदा। अभी एसी भी होटलों में लगने लग गए। दिन के टाइम ठीक ठाक वहाँ पे गर्मी होती है, लोग जलीलो ख्वार होते हैं। रात के टाइम ठंड होती है, बारिश होगी, नारायण फिट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर धूप हुई और ऊपर से दिन हुआ तो नारायण में गर्मी होती है, लोग यहाँ से गर्म कपड़े पहन के जाते हैं। इसी तरह जो बर्फ है, कोस्तान में भी ऐसे ही। कोस्तान का देखें, कोस्तान ना एक बंजर पहाड़ है, अच्छा। वहाँ पे सब्जा नहीं है। खास तौर पे आप जब इस साइड से जाते हो ना, केकेच की तरफ से, एक तो बाबूसर वाला रास्ता है, वो तो चले समझ में आता है। केकेच वाले रास्ते से जब आप गाड़ी में जाते हो ना, बंदा कहता है बस मैं किधर आ गया। नीचे गहरी खाई, सामने सुर्ख पहाड़, बंदा कहता मैं कितने पास गया जी, किसी तरह चिलास आए जान छूटे। तो बर्फ़ में बहुत से लोग अभी भी दफन हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 3 पहाड़ी सिलसिले। और ये जो पहाड़ है ना, चाहे कश्मीर के पहाड़ हैं, चाहे आपके आगे ये हुंजा के पहाड़ हैं, ये चाहे फिर आप स्कर्दू के पहाड़ हैं, चाहे इंडिया के पहाड़ हैं, चाहे चाइना के पहाड़ हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये वही पहाड़ी सिलसिले हैं। और पाकिस्तान के अंदर तीनों मिलाप करते हैं, ऐसा ही है। हिंदू को शमालिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिन लोगों को शौक होता है ट्रैवल, बर्फ़ में ट्रैवल करने का, तो वो फिर कौन कौन सी जो है ना वो प्रिकॉशन इस्तेमाल करें? देखें, बर्फ़ में जो आपने ट्रैवल करना है, सबसे पहले आपके जूते फिट होने चाहिए। अच्छा। अगर आपके जूते नहीं फिट है ना, समझो आप अनफिट हो। अच्छा, लोकल लोगों की मैं बात करूं, लोकल लोग ग्लेशियर के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, जो कोस्तान के लोग हैं, आपको पता है स्लीपर में जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम बड़े तैयार शायद जूते शूते, ये इतने सख्त होते हैं, ये पोर्टर होते हैं। आपने कभी किसी पीक समिट करनी है, आपका सामान उठा के लेके जाते हैं, ये इतने सख्त होते हैं। अगर ये बच्चा है ना वो ग्लेशियर के नीचे इसको ढूंढ नहीं पाया, इसका मतलब है वाकई वो ग्लेशियर था। वरना कोस्तान के वाले अपने बंदे को इस तरह इतना इजीली नहीं छोड़ते। ये वो लोग हैं जो सामान उठा के लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग कोई पीक समिट कर लेना, बड़ा होता है जी पीक समिट कर लियो, ये तो डेली बेसिस पे ऊपर जाते हैं, ये तो आपका सामान लेके जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। अब आप जब ट्रैवल करते हो ना, ख़ास तौर पे आप ग्लेशियर्स वाले एरिया में, उसमें ये होता है कि आप हार्नेस पहनी होती है, आपने एक रोप बांधी होती है, और फासले में एज अ ग्रुप आप जाते हो। फ़र्ज़ करो 4 बंदे हो, दूर दूर होंगे, सब ने रस्सी बांधी होगी। अगर कोई एक क्रेविसेस में गिर गया, वो जो खला है बीच में, कोई एक नीचे गिर गया, तो बाकी चले इसको होल्ड कर लेते हैं। तो वो सब बंदे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, पूरी रस्सी होती है। फिर आपका सामान होता है, वो सामान आपके पास होना चाहिए। हैमर्स होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आइस हैमर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने आइस हैमर के थ्रू, जूतों के थ्रू आगे जाना है, वैसे तो नहीं बढ़ सकते। फिर उसके पास आपके पास कैंप्स होने चाहिए अच्छे खासे, स्टोव होना चाहिए जिसमें आप इसको बनाते हो खाना शाना। वो स्पेशल स्टोव होता है, हमारे गैस वाला नहीं होता, लिक्विड उसमें डलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाते हो। लेकिन बर्फ़ पहाड़ों के साथ आप नहीं खेल सकते, पहाड़ आपको थका देता है अगर जब इसके साथ खेलोगे। कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। कई दफ़ा हम लोग भी मरते मरते बचे, कई दफ़ा ऐसा तक हुए लोगों ने बोला बस वो गए। अल्लाह ने बचा लिया। थोड़ा सा हमारा ग्रुप स्ट्रॉन्ग था, तो हम लोग बीच में से निकल आते थे, पंगे हम भी लेते थे। तो पहाड़ में, बर्फ़ में, जहाँ पे भी ये मसले होते हैं ना, वहाँ पे सेंसर काम करता है। दूसरी बात ये, जब आप पहाड़ में ट्रैवल करते, जब बर्फ़ में ट्रैवल करते हो ना, तो आपने क्या करना है, येलो कलर पहनना है, रेड कलर पहनना है, ताकि दूर से नज़र आ जाए कि बंदा सामने खड़ा है। बंदा, ये वो कलर है कि जिससे नज़र आ जाता है। वरना ट्रैवल करो, आपको पता है पहाड़ी से रेगिस्तान की तरह लंबा होता है। अब आप जितना दूर से देखोगे नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन जब आपने कोई ऐसा कलर पहना है, रेड है जो रेस्क्यू की अलामत है, उसमें एक आपको नज़र आ जाओगे। तो आपने कलरिंग भी, स्कीम भी वही रखनी है, येलो रखनी है, रेड रखनी है, जिसमें आप नज़र आ जाओ। तो जी नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हमने बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई, और उस्मान साहब जो है वो बड़े जो है ना पहाड़ सर करके बैठे हैं यहाँ पर। इनका ग्रुप जो है वो टार्जन के नाम से बड़ा मशहूर रहा है, और इन्होंने बड़ा जो है वो पहाड़ों के ऊपर रिसर्च की है। आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको लाजमी जवाब देंगे। हमें अच्छा लगता है आप सवालात पूछा करें। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।